Good afternoon, everyone. Am I audible, visible? Okay. S- Good afternoon. Good afternoon. Let me just check. Okay, recording started. So कल आई थिंक हम लोगों ने एंग्लो फ्रेंच वॉर खत्म कर दिया था right? तीनों कार्नेटिक वॉर्स देख लिए थे और एक्चुअली कल का क्लास मेनली आपका थोड़ा वो ट्रीटीज वगैरह ज़्यादा था क्योंकि मोस्टली अगर कोई युद्ध होता है कोई वार होता है वार को मतलब आफ्टर द वार एंड्स ऑब्वियसली ट्रीटी वगैरह साइन होता है सो कल हम लोगों ने ओके रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो स्टार्टेड सो कल हम लोगों ने पूरा देखा था एंग्लो फ्रेंच वॉर उसमें क्या क्या ट्रीटीज था वो सब भी देखा था फिर आफ्टर दैट वी ऑल्सो सो दैट एंग्लो सिख वाला ठीक है मैं यहाँ पे मैप पे दिखा देता हूँ आपको हम लोगों ने देखा था कैसे ब्रिटिशर्स ने पहले बंगाल को कब्जा किया फिर मैसूर का देखा हमने फिर ये जो मराठा एम्पायर था उसको भी देखा फिर जो एंग्लो सिख जो वार वगैरह हुआ दो हुआ था उसको भी देखा और लास्ट में हम लोगों ने एंग्लो फ्रेंच जो कार्नेटिक रीजन ठीक है जो ये हैदराबाद का निज़ाम है यहाँ से टूट के ये कार्नेटिक पार्ट बना था ठीक है सो कार्नेटिक रीजन में एंग्लो फ्रेंच जो राइवलरी था तीन कार्नेटिक वार्स हुए उन सबको भी देखा क्या क्या ट्रीटीज था उनको भी हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली याद हो गए होगा आप लोगों को ठीक है तो कल हम लोगों ने बेसिकली पूरा देखा कि जो ब्रिटिशर्स लोगों ने थे कैसे स्टेप बाय स्टेप पूरा हम लोग का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ठीक है पहले का इंडिया मतलब बिफोर पार्टीशन ये जो पाकिस्तान था अफगानिस्तान का पार्ट या बांग्लादेश म्यांमार ये सब पूरा जो अनडिवाइडेड इंडिया था पूरा सब कॉन्टिनेंट को इंडिया बोला जाता था ठीक है बट आफ्टर पार्टीशन एज यू ऑल नो व्हाट हैपेंड सो गाइस आई थिंक वी आर क्लियर ऑन दिस हमको एक थोड़ा सा आइडिया आ गया मतलब कैसे ब्रिटिशर्स लोगों ने स्टेप बाय स्टेप वार जहाँ पे वार करना हो वार किया जहाँ पे ट्रीटी वगैरह करना हो वो सब किया तो कल बेसिकली हम लोगों ने इसे वार वगैरह ज़्यादा देखा ठीक है सो आज हम लोग कुछ ब्रिटिश लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज वगैरह देखेंगे ठीक है हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट दिस पॉलिसीज सब्सिडरी अलायंस और let's say doctrine of lapse give me a thumbs up okay Diksha Sangita Ankita Prerna sorry great लिंकन ओके सो कल के क्लास में हम लोगों ने देखा कि वार से कैसे कैसे वो लोग थे ठीक है सो वार के साथ भी हम लोगों ने वो भी देखा कि कुछ कुछ स्टेट्स के साथ ब्रिटिशर्स वगैरह कुछ कुछ टाइप का ट्रीटी वो सब साइन करा ठीक है जैसे सब्सिडरी अलायंस हो गया ठीक है सब्सिडरी अलायंस फिर आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो गया तो बेसिकली एग्जाम में तो आप लोगों का ऐसा नहीं आएगा कि डिफाइन सब्सिडरी अलायंस या टेल मी द फीचर्स ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ऐसा तो मोस्ट प्रोबेबली आने का चांसेस नहीं है तो एमसीक्यूज में बेसिकली आप लोगों को क्या क्या पूछा जाएगा उसी तरह से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे ठीक है सो कल का यहाँ तक हो गया था एंड ओके लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास ओके सो बिफोर ज्वाइनिंग गाइस इफ समबडी इज ज्वाइनिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम ठीक है आप हम लोग का एक टेलीग्राम ग्रुप है तो टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग रोज आफ्टर दिस क्लास ओनली हम लोग क्या करते हैं जो जो भी चीज़ हम लोगों ने अभी क्लास में पढ़ा उसका रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं ठीक है क्योंकि उसमें क्या होता है अगर आप आफ्टर क्लास इमीडिएटली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट वगैरह है ज़्यादा सॉलिडिफाई हो जाता है ठीक है और आपको याद रखने में भी काफ़ी ईजी रहता है सो इफ समबडी इज ज्वाइनिंग दिस क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने कमेंट बॉक्स पे आपका ये टेलीग्राम लिंक पिन कर दिया है यू कैन ज्वाइन देयर एंड यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर विद अदर एस्पायरेंट्स ओके सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस क्लास सो गाइस कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज है जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है तो पुराने बैचेस को तो पता ही होगा बट फॉर दोस हु आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम लेट्स स्टार्ट विद द रिंग फेंस पॉलिसी ठीक है सो सबसे पहले एमसीक्यू आपको कहाँ से आएगा रिंग से आपको किसने इंट्रोड्यूस किया था वहां से पूछेगा ठीक है हु इंट्रोड्यूस द रिंग फेंस पॉलिसी तो आपका आंसर क्या होगा वारेन हेस्टिंग्स ठीक है तो इसको याद करने का मैंने यहाँ पे आर को और डब्ल्यू को ऐसे रिंग आर के साथ वार जैसे होते हैं ना आर से वार ठीक है अगर आपको रिंग फेंस पॉलिसी देखे तो आपको दिमाग में डायरेक्टली क्लिक करना चाहिए कि इसने इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था ये पॉलिसी सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वारेन हेस्टिंग्स ठीक है सो यहाँ पे मैंने वीवीआईपी भी लगा दिया है लास्ट क्लास में ही था ये सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट ठीक है ये सब नाम जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है
नॉट ओनली दिस, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली समझा भी दूंगा कि क्या है रिंग फेंस पॉलिसी. बट आर वी क्लियर ऑन दिस केस? जस्ट टाइप इट इन द कमेंट्स. रिंग फेंस पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस किया था? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है. रिंग फेंस, रिंग को आप वारेन के साथ याद रखेंगे. उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स भी हम लोग देखेंगे. ओके, तो फर्स्ट वाला है हम लोग का रिंग फेंस, ठीक है. रिंग फेंस को किसने लाया था? वारेन हेस्टिंग्स. ओके, सो बेसिकली अभी मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली आपको इसको समझा देता हूँ, ठीक है. तो रिंग फेंस पॉलिसी में बेसिकली क्या हुआ था उस टाइम, तो आपको पता होगा अराउंड 1739 नादिर शाह वगैरह जो अफगान इन्वेडर्स थे या ईरान से, वो लोग काफ़ी नॉर्थ इंडिया में अटैक कर रहे थे, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने आपको मैप पे भी दिखाया था. लेट्स से इफ दिस इज आवर इंडिया, ठीक है. ज़्यादा छोटा हो गया, तो जो भी हो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो करके दिखा देता हूँ आपको. सो दिस इज द मैप ऑफ इंडिया. तो उस टाइम पे क्या होता था, इधर अफगानिस्तान, फिर इधर ईरान वगैरह ये सब है, ठीक है. तो उधर से क्या होता था, जो इन्वेडर्स होता था वो लोग आता था. आपको पता है 1739 में नादिर शाह आया था, ठीक है. दिस इज ऑलमोस्ट लाइक द 10th और 20th टाइम आई एम स्पीकिंग दिस, ठीक है. तो आई होप आपको ये ईयर बेटर स्टार्ट मतलब याद आ गया होगा, ठीक है. तो 1739 में नादिर शाह दिल्ली को अटैक किया था, दिल्ली का हालत खराब कर दिया था. तो आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स लोगों ने यहाँ पे ये लोग का अपना अपना धंधा था, ठीक है, कैलकाटा ये सब में. तो अगर नादिर शाह दिल्ली को मतलब दिल्ली से आगे बढ़ के अगर इधर अटैक करने लगे, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंसेस जो यूपी था उसको यूनाइटेड प्रोविंसेस बोलते थे पहले, बट उस टाइम पर अलग अलग वो सब होता था. बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस. बट उन लोगों ने ये रिंग फेंस पॉलिसी को क्यों इंट्रोड्यूस किया? सो मेन रीजन था ताकि ये सब जो अफगान इन्वेडर्स थे वो लोगों से ये बच के रह सके, ठीक है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, आपको पता होगा 1707 में जो औरंगजेब मर गया उसके बाद जो मराठा एम्पायर था, ठीक है, जो मराठा एम्पायर अंदर बाजीराव वन के अंदर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था, ठीक है. तो इधर का जो महाराष्ट्र एरिया में बेसिकली जो मराठा एम्पायर था वो एक्सपांड करके इधर तक चला गया, ठीक है. सो मराठा लोगों का इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि जो लेटर मुगल किंग्स था, ठीक है, वो लोग को जो किंग मेकिंग मतलब किंग बनाने में जैसा होता है ना, किंग मेकर, वो सब मराठा लोग बन गए थे, ठीक है, मुगल कोर्ट में. सो यू कैन इमेजिन तो मराठा लोग भी उस टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग था. सो ब्रिटिश लोग दे डिडंट वांट डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट विद द मराठास, ठीक है. तो अगर आप जितने भी आप लोग इफ आई शो यू द एंग्लो मराठा कन्फ्लिक्ट ओवर हियर, ठीक है, ये जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जब हो काफ़ी बाद में हुआ, ठीक है, 1775 या 1782 उस टाइम पे हुआ, ठीक है. सो अगर आप एंग्लो मराठा कन्फ्लिक्ट देखेंगे तो आपको फर्स्ट 1700 ईस्वी ईयर पे नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 1700 से लेके 1740 तक तो आपको खुद बाजीराव हुआ था, ठीक है. 1740 तक जो आपको मूवी जिसका आया था बाजीराव मस्तानी, तो वो वाला बाजीराव था, ठीक है. तो उसके बाद भी उसका जो सक्सेसर्स वगैरह थे वो भी इम्पोर्टेंट ही थे, लेकिन बट आफ्टर लूजिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, कौन सा ईयर में हुआ था गाइस? Third Battle of Panipat, I want you guys to answer in the comment box, ठीक है. Then only I'll continue. Third Battle of Panipat, year बताइए. Great, 1761. I'm happy आप लोग को सभी को याद है, ठीक है, कि ये सब क्या है, सबको याद रहता है. एंड अगर आप ये सब में गलती करेंगे तो आपको कट ऑफ मिस होने का चांसेस बहुत हो जाएगा, ठीक है. 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो गया, तो उस पर तो मराठा लोगों का हार हो गया था. बट स्टिल आफ्टर दैट दे रिग्रुप. बट उस टाइम तक क्या हुआ था, उस टाइम जो पहले का जो ग्लोरी था, जो पहले जो जितना स्ट्रॉन्ग था उतना वो नहीं बन सके थे, ठीक है. तो इसीलिए आपको यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, बाय दैट टाइम उस टाइम पे ब्रिटिश लोगों ने काफ़ी मतलब उतना पंगा नहीं लिया मराठा लोगों से, क्योंकि उन लोगों को पता था ये लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. अगर ये लोगों से डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हो गया तो हम लोग का भी थोड़ा सा इशू आएगा, ठीक है. सो इसीलिए ये लोगों ने क्या किया, ये जो ब्रिटिश या जो बंगाल में रूल था, ठीक है, ये लोग का, ठीक है. तो उन लोगों ने क्या किया, ये जो अवध एरिया है, ठीक है, अवध एरिया आपका प्रेजेंट डे जो यूपी एरिया है वहाँ पे है, ठीक है. सो अवध एरिया में उन लोगों ने क्या किया, ये जो रिंग फेंस पॉलिसी है उसको अप्लाई कर देने लगा, ठीक है. तो उसमें क्या होता था बेसिकली, जो अवध का नवाब है, सो कंपनी क्या करेगा, अपना जो आर्मी है वो यहाँ पे अवध का ये जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं ना आप, यस, मैं यहाँ पे हाईलाइटर से दिखा देता हूँ. ये वाला जो एरिया है ये अवध है, ठीक है, और इस अंदर में ऐसा ब्रिटिश बंगाल टाइप का है. तो ये सब एक मतलब आपको समझाने के लिए ऐसा है. तो इसमें क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सोल्जर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर में, ठीक है. तो ये सोल्जर लोग कंपनी क्या करता था, अवध में रख देता था, ठीक है. आप अवध का नवाब को बोल के तुम इसे रखो, और जितना भी सोल्जर लोगों का खाने का पीने का सैलरी वगैरह जितना होगा सब एक्सपेंसेस नवाब ही करता है, ठीक है. तो इससे ब्रिटिश लोगों को फायदा क्या हुआ, कल अगर अफगान इन्वेडर्स, ठीक है, लेट्स से नादिर शाह वगैरह अगर कल
इधर ब्रिटिश को मतलब बंगाल को अटैक करना चाहे तो पहले उनको इधर अवध में अटैक करना पड़ेगा। वो लोग को थोड़ा सा बफर जोन मिल गया, थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल गया, क्योंकि डायरेक्ट तो इधर नादिशा ऐसे था नहीं कि उड़ के आके मतलब ऊपर से प्लेन से तो बॉम्ब ड्रॉप नहीं करेगा, राइट। तो उस टाइम पे सो बेसिकली इट वाज लाइक ए सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन पॉलिसी फॉर देम, देखिए, क्योंकि उस टाइम वो लोग जो डायरेक्टली दूसरे लोगों के साथ कंफ्लिक्ट में नहीं आना चाहते थे। तो इससे उन लोग का एक दो फायदा होता था। एक तो है वो लोग का जो आर्मी है वो डायरेक्टली दूसरा का खर्चे पे सर्वाइव करता था, ठीक है। ब्रिटिश लोगों को ये सब आर्मी के ऊपर खुद का पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, ठीक है। ये सब एक्सपेंसेस नवाब करता था, और ऊपर से ये लोग को एक प्रोटेक्शन भी मिल गया, ठीक है। तो लेट्स से कल अगर चाइना हम लोग को अटैक करना चाहिए, ठीक है, तो अगर हम लोग भूटान में जाकर अगर खुद का आर्मी को स्टेशन करके रखेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग को तो डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाएगा ना, तो पहले भूटान में आएगा फिर हम लोग का इधर अटैक करेगा, ऐसा टाइप का होगा ना। तो उसी सिमिलर टाइप का पॉलिसी था ये। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं आने से भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको ये सब इतना डिटेल में नहीं पूछने वाला है। मोस्टली आपको क्या पूछेगा, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। सो दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस स्लाइड, ठीक है। रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग्स ने स्टार्ट किया था, ठीक है। So I hope we are clear on this. So give me a thumbs up, guys, and we move on to the next one. Okay. Okay. Great. So अभी हम लोग नेक्स्ट आते हैं सब्सिडरी एयरलाइंस। ये काफ़ी पॉपुलर है, आई नो मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ इट। तो सब्सिडरी को याद करने का मेन आइडिया है वाई से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग स्लाइड को अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे वाई पे दोनों जो वेलेस्ली का वाई है और सब्सिडरी का वाई है, ये दोनों ही अलग कलर से दे दिया है, ठीक है। सो इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है। सो वही सेम वेलेस्ली जिसने मतलब जो एंग्लो मैसूर वार के टाइम आया था। तो सब्सिडरी अलायंस भी है ऑलमोस्ट सिमिलर टू द रिंग फेंस पॉलिसी है। ऐसा होता है ना, जो एंड्रॉइड वर्जन आता है ना, एंड्रॉइड के एक वर्जन से दूसरा नेक्स्ट अपडेट आता है, तो सब्सिडरी अलायंस वो जो रिंग फेंस पॉलिसी का थोड़ा अपडेट टाइप का था, ठीक है। मतलब उससे थोड़ा सा एडवांस था, कोई उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस पर आपको याद रखना है सब्सिडरी में भी वाई होता है, ठीक है। अगर एग्जाम में दिखेंगे तो आपको सब्सिडरी में भी वाई दिखेगा, सब्सिडरी अलायंस। और जो ऑप्शन मिलेगा उसमें भी लॉर्ड वेलेस्ली का लास्ट में भी वाई है, ठीक है। दोनों का लास्ट में वाई 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 मिलके दोनों भाई भाई, ठीक है। तो सब्सिडरी को आप इसको ऐसे लॉर्ड वेलेस्ली के हिसाब से याद रखेंगे, ठीक है। तो आई वांट कि आप लोग इसको टाइप करके लिखिएगा प्लीज। सब्सिडरी लिखेंगे, साइड में लिखेंगे वेलेस्ली, ठीक है। वेलेस्ली वाई वाई, यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है, ठीक है। प्लीज टाइप इट आउट इन द कमेंट्स गाइस। थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन कीजिए क्लास में, ये अभी सुनेंगे बाद में भूल जाएंगे आप लोग। सो आई वांट यू टू टाइप। दीक्षा, ओके। एस्ट्रेट्रिक ह्यूज फुल टाइप कीजिए, फुल फुल, ओके ग्रेट, ओके। सब्सिडरी वेलेस्ली, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद रहेगा, रिंग फेंस में वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, सब्सिडरी में लॉर्ड वेलेस्ली। तो वही होता था। उस पर क्या होता है, जो परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस एट द इंडियन रूलर्स टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन रूलर, वही सेम पॉलिसी है जो अभी जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स था वो लोग के वहाँ पे जो ब्रिटिश लोगों का वो है। ग्रेट एवरीबॉडी, ग्रेट, वेरी गुड। आई होप आपको याद हो गया होगा। सो जो मैं जो कह रहा था वही सेम ही बात है, जहाँ पे रिंग फेंस पॉलिसी में जो रखता था वही ब्रिटिश फोर्स को वहाँ पे रख देता था। मतलब सब्सिडरी में क्या होता था आपको पहले पता होगा, राइट, कि जो हम लोग का जो यहाँ पे नीचे क्या था, इधर था आपका, इधर आपका मैसूर था, ठीक है। ऊपर में आपका ये सब मराठा लोगों का था, ये सब, ठीक है, ये सब मराठा लोग था यहाँ पे। और इधर साइड में आपका हैदराबाद का निजाम वगैरह भी था, ठीक है। तो इधर तो ये लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते थे। कभी ऐसा मराठा लोग आके मैसूर को अटैक कर दिया, कभी मैसूर ने इसको अटैक किया, कभी इसको अटैक किया। तो ब्रिटिश लोग क्या करते थे, उसका फायदा उठाता था, ठीक है। फायदा इन द सेंस वो लोग बोलता था कि पहले ये लेट्स से निजाम के पास आता है, ठीक है। ब्रिटिश लोग निजाम के पास गए, वो निजाम के पास जाके बोल रहे, अरे देखो भाई, तुमको तो ये कल एक मराठा के अटैक कर जाता है, फिर मैसूर भी अटैक करता है। तुम एक काम करो, हमारा जो ब्रिटिश का जो आर्मी है, ठीक है, हमारा ब्रिटिश आर्मी, हम तुमको यहाँ पे लाके रख दूंगा, ठीक है। रखे, अगर नेक्स्ट टाइम से तुमको कोई मराठा या जो मैसूर आके अटैक करते तो हम लोग का ब्रिटिश आर्मी तुम्हारे लिए लड़ेगा, ठीक है। तो वो सुन के निजाम भी पूरा खुश हो गया, अरे मुझे तो पूरा प्रोटेक्शन मिल गया, अभी से अटैक नहीं करेगा। तो ब्रिटिश ने बोला, लेकिन ब्रो एक शर्त है कि इस आर्मी का जितना भी खर्चा होगा, ठीक है, जितना खाने पीने रहने का जितना वो होगा वो सब तुमको पे करना होगा, ठीक है। सो ब्रिटिश तो क्या करता था, फ्री में अपना सोल्जर्स को ये लोग को दे देता था। उस पर क्या होता था, ये लोग को सोल्जर के ऊपर पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता था,
और ये सेम पॉलिसी ये इधर भी जाके बोलता था, इधर भी जाके बोलता था, ठीक है, क्योंकि जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रॉन्ग में होते तो आप दूसरे के साथ इजीली नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही ऐसे मतलब एक एक दूसरे को उसके खिलाफ भड़का था, मराठा को जाके बोलता था देख, तो अगर मतलब जब लास्ट में वो लोग के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन किया तो वही मतलब दूसरों को दूसरा किंगडम का डर दिखाता था, अगर तुम हम लोग के साथ साइन नहीं करोगे तो कल वो तुमको आके अटैक करेगा, तुम किससे बचाएगा, ठीक है, कौन तुमको आके बचाएगा। तो वही फिलोसफी था इसका बेसिकली। और मेन मेन है यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना होगा एंड आई एम श्योर आप लोग को याद भी रह गया होगा, ठीक है। रिंग फेंस में रिंग में आपका वार था, वारेन हेस्टिंग्स, और सब्सिडरी अलायंस में लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। सो उस पे और इस पे एक एडेट क्या था, जो आपका जो दरबार होगा राजा का, आपको पता है ना, राजा का एक दरबार होता है जिससे प्राइम मिनिस्टर लोगों का एक कैबिनेट होता है। सो राजा लोगों का दरबार होता था जिसपे उसका इंपॉर्टेंट मंत्री वगैरह बैठता था। उस दरबार में जाके ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, हम लोग का एक रेजिडेंट होगा, ठीक है, जो एक ब्रिटिश ऑफिशियल होगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी होगा, वो राजा का दरबार में जाके बैठेगा। ना इफ यू आस्क मी व्हाई इट वाज इम्पोर्टेंट, तो ब्रिटिश लोग को आपको पता है वो लोग काफी कनिंग था और वो लोग का दिमाग भी काफी ये सब में ज्यादा चलता था। तो वो लोग सोचता था अगर हमारा खुद का आदमी एक राजा का मेन जहाँ पे बैठता है, ठीक है, जहाँ पे राजा का मेन प्लान वगैरह पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो भी करना है राजा, तो उस पे उस जगह पे अगर ब्रिटिश आदमी रहेगा तो कुछ भी अगर वहाँ पे ब्रिटिश के खिलाफ अगर कोई राजा लेट से निजाम ब्रिटिश के खिलाफ गुस्सा हो गया, ठीक है, तो वो अगर प्लान करेगा कि चलो ब्रिटिश लोगों को हटाते हैं यहाँ से, तो ऑब्वियसली ये जो रेसिडेंट है ये जाके ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्फॉर्म कर देगा कि आपके खिलाफ ये सब करने का कोशिश हो रहा है, तो उसको इजीली सप्रेस कर सकेगा। तो वही इट्स काइंड ऑफ एन डिप्लोमेट ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस पे एक रेसिडेंट भी वो जो राजा के कोर्ट पे रखा गया था, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस। सेकंड वाला पॉलिसी क्लियर हो गया गाइस आप लोगों को। मेन है आपका नाम, ठीक है, मैं यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। ओके ग्रेट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट वाला वारेन हेस्टिंग्स रिंग फेंस पॉलिसी। उसको रिंग फेंस पॉलिसी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऐसे देखना एक रिंग टाइप का ही है और एक फेंस है, मतलब एक होता है ना बेड़ा टाइप के, हम लोग का अखोमे में जो बेड़ा या वाल जो भी बोलो, ठीक है, एक फेंसिंग होता है। तो ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए था ऐसा, ठीक है। और ये सब्सिडरी अलायंस में बेसिकली क्या था, वो दोनों को मतलब एक दूसरे के खिलाफ भड़का के उसको मतलब फोर्स, आई होप यू गेट माय पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली इस पे रेजिडेंट वगैरह रखा गया था और ये ऑब्वियसली आपको याद हो गया होगा अभी तक, ठीक है। सो गाइस नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। और अगेन इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। और इसका ये मतलब याद रखने का और ज़्यादा ये है कि ईजी है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे क्या होता था, यहाँ पे DOL, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था गाइस, आप लोग देख ही सकते हैं, आप लोग अभी बताए कमेंट बॉक्स पे। DOL वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय DAL, ठीक है, डाल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, डालहाउजी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डालहाउजी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैंने भी हाईलाइट कर दिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, DOL और इधर DAL, ठीक है। सो अगर अभी नेक्स्ट टाइम से अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा कि अभी ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्ट आपको पूछे, ठीक है, अभी एग्जाम थोड़ा सा अगर टफ बनाएगा तो आपको मैथ्स द फॉलोइंग भी दे सकते हैं, ठीक है। मैथ्स द फॉलोइंग देगा और लेट्स से आपको इधर दिया सब्सिडरी अलायंस दिया, तो सब्सिडरी अलायंस के यहाँ पे लिखेगा डालहाउजी, ठीक है। फिर आपका जो होता है रिंग फेंस पॉलिसी के यहाँ पे लिख देगा वेलेस्ली, ठीक है। और ये जो आपका क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे यहाँ पे लिखेगा वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो आप लोग उस टाइम पे अगर आप ये पढ़ के नहीं गए होंगे तो ऑब्वियसली आपको कंफ्यूजन होगा, तीनों के तीनों कैसे याद रहेगा, बट अभी आपको पूरा याद हो गया क्योंकि मैंने आपको हर एक ट्रिक के साथ बताया, ठीक है। सो सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी में क्या था, वाई था, वाई के साथ हम लोग वेलेस्ली को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। वेलेस्ली यहाँ पे जाएगा, फिर रिंग फेंस पॉलिसी पे रिंग को वारेन हेस्टिंग्स के साथ जोड़ेंगे, और डोल और डाल तो जस्ट हम लोगों ने पढ़ा ही। सो आई एम श्योर ये तीनों पॉलिसी प्लस तीनों मतलब किसने इंट्रोड्यूस किया है, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आने के साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि हम लोग के लिए याद भी करना, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि अच्छा मुझे तो पूरा समझ में आ गया, बट एग्जाम में थोड़ी आपको बोलेगा कि एक्सप्लेन करो क्या है, ऐसा नहीं बोलेगा ना। तो समझने के साथ साथ हम लोग को फैक्ट्स याद करना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई तो आप लोगों का थोड़ा सा कष्ट में थोड़ा सा कमी हो, थोड़ा सा एफर्ट्स कम लगे, दैट इज व्हाई आई ट्राइड टू मेक इट इजी फॉर यू, ठीक है। सो आई एम श्योर आपको ये ट्रिक्स अच्छा लगा होगा, ठीक है। और जो भी हो आप क्लास के बाद एक बार खुद से बैठिए, तीनों पॉलिसीज का नाम लिखिएगा और तीनों का कोशिश कीजिएगा कि कौन किसने क्या इंट्रोड्यूस किया था लिख पाए, ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बेसिकली क्या होता है, इसमें मैं रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए। सो एनी इंडियन रूलर डाइज विदाउट हैविंग ए मेल आयर, ठीक है, इस किंगडम वुड ऑटोमेटिकली बी पास ओवर टू द ब्रिटिश, ठीक है। तो ऐसा आपने सुना होगा कि बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है, मेनी टीचर्स ओवर इन यूट्यूब ऐसा टीच करते हैं
कि जो भी मतलब कोई अगर ऐसा राजा है, ठीक है, जिसका बेटा वगैरह नहीं है, ठीक है, जिसका कोई मेल संतान नहीं हो, ठीक है, जिसका कोई मेल हायर नहीं हो, ठीक है, तो उसका क्या करता है, उसको पूरा मतलब जो होता है किंगडम ही उससे छीन लिया जाता है, ठीक है, बट दैट इज नॉट फैक्चुअली करेक्ट। तो ब्रिटिश लोग क्या करता था, अगर किसी भी राजा का किसी भी रानी का, ठीक है, अगर किसी भी राजा रानी का कोई लड़का पैदा नहीं होता है, ठीक है, अगर उसका कोई मेल हायर नहीं है, तो बेसिकली उस टाइम पे राजा लोग क्या करते थे, वो लोग एडॉप्ट करके दूसरा को ऐसा एडॉप्ट करके राजा को बेटा को राजा बनाते थे, ठीक है, एडॉप्ट करता था। बट ब्रिटिश लोगों को ये पसंद नहीं है, क्योंकि एडॉप्ट होने से वो लोग को मतलब एक्सपांशन का चांस नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो लोगों ने एक बहाना मतलब बहाना निकाला कि अगर किसी राजा का कोई भी लड़का पैदा नहीं होता है, तो उस वो जो लड़का जिसको एडॉप्ट करेगा उसको तो हम मतलब एज ए रूलर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, वो लोग एज ए रूलर हिसाब से एक्सेप्ट नहीं करते। और जो किंगडम होता है, ठीक है, एक राजा का क्या होता है, किंगडम होता है guys, ठीक है। सो लेट्स मी शो यू हियर। सो लेट्स से ये एक राजा का किंगडम है, ठीक है, ये पूरा जो है किंगडम राजा का है, ठीक है, किंग ए है, और किंगडम के बीचों बीच इसका एक पैलेस है, ठीक है, लेट्स से ये राजा का पैलेस है, और इसके कुछ का कुछ कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी भी होता होगा ऐसे वगैरह। तो बेसिकली बहुत लोग क्या बोलते हैं कि डॉक्टर लैब्स में पूरा सब कुछ ब्रिटिश लोग छीन के लेके जाता है, ठीक है, बट दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो जो राजा का जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे इसका राजा का महल हो गया, या कुछ कुछ अलग जगह पे भी इसका फोर्ट वगैरह होगा, ठीक है, ऑब्वियसली राजा का तो पर्सनल प्रॉपर्टी रहता है, तो ये इसका पर्सनल में जितना ज्वेलरी वगैरह जो भी है, तो वो सबको जो अपना हायर होता है, अगर कोई एडॉप्ट ही करता है, ठीक है, लेट्स से इस ए राजा ने ये सी नाम का एक लड़का है, इसको एडॉप्ट किया, ठीक है, तो ये सी को इसका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है राजा का, पर्सनल प्रॉपर्टी में उसका सब कुछ हक मिलता था, ठीक है, लेकिन सी को क्या नहीं मिलेगा, सी कभी राजा नहीं बनेगा, ठीक है, और सी ये सब जो इसका प्रजा जो है, ठीक है, ये पूरा जो किंगडम है इसके ऊपर सी कभी रूल नहीं करेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस गाइस? सी को राजा का पर्सनल प्रॉपर्टी डेफिनेटली मिलता है, ठीक है, जो पर्सनल प्रॉपर्टी वगैरह है वो सब मिलेगा, क्योंकि बहुत लोग, आई एम क्लियरिंग दिस आउट, क्योंकि बहुत लोग ऐसा गलत पढ़ाते हैं कि जो पर्सनल प्रॉपर्टी है कुछ नहीं मिलता, सबको मतलब वो करा देते हैं, सब कुछ ब्रिटिश ले लेते हैं, बट इट डिड नॉट वर्क लाइक दैट, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता था, इस पे जो रूल करने का जो वो होता है वो सब ब्रिटिश लोग खुद करता था। ये जो पूरा एरिया है, जो राजा का जो स्टेट था या जो भी टेरिटरी वगैरह था, उस पर जो लॉस वगैरह होगा, टैक्स वगैरह ब्रिटिश लोग कलेक्ट करेगा, लेकिन राजा का जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो उसका जो हायर होगा या जो बेटी होगा उसको वो यूज करने देता है, ठीक है। सो आई होप आपको डॉक्टर ऑफ लाइफ भी समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा, ठीक है। इज दिस क्लियर गाइस? तीनों पॉलिसीज। सो आज आफ्टर क्लास भी मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। आई शेयर सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। सो क्लास के बाद आप लोग ट्राई टू अटेम्प्ट, ठीक है। और आई थिंक आज क्लास के बाद शायद 30 सर क्लास लेगा ना, 4:30 में क्लास है क्या आप लोगों का गाइस? गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव क्लास इन 4:30। मैंने शायद मैसेज देखा था सर। ओके, ठीक, कोई इशू नहीं, आप लोग 4:30 में क्लास कीजिए, ठीक है। तो मैं रात को इसके साथ साथ जो आज ऊपर है वो सर डिलीटेड। ओके, लेट्स से अगर क्लास नहीं होता है तो एक वन इशू, ठीक है, अगर क्लास नहीं होता है तो आप लोग मैं क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, और अगर होता है तो आप क्लास को अटेंड कीजिए, रात को मैं शेयर कर दूंगा। और आई थिंक कल रात को मैंने आप लोगों को बोला था कि थोड़ा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन दूंगा, पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इसलिए दे नहीं सका, बट टुडे आई विल शेयर बोथ, ठीक है। आज जितना भी हम लोग पढ़ेंगे क्लास में, उसके साथ साथ जो स्टैटिक जीके या करंट अफेयर्स का जो एमसीक्यू होगा वो आपको ग्रुप में प्रैक्टिस करने को मिलेगा, ठीक है। सो गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। तो इसके साथ साथ भी हम लोग का जो ब्रिटिश लोगों ने जैसे धीरे धीरे वो सब किया, ठीक है, जैसे पूरा इंडिया पे कब्जा लिया, तो ऑब्वियसली लोगों का तो प्रॉब्लम हो गए, लोग गुस्सा होंगे, ठीक है। कोई अगर ब्रिटिश लोग ऐसा तो नहीं पूरा पीसफुली some part devotion static জিকে if possible দিব, মানে মই তোমালোকক লাইক এমচিকিউ কৰাই আছো, ঠিক আছে, বাট তেনেকৈ মই পিডিএফ একো প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই, তোৰ পৰা মানে যিখিনি কণ্টেণ্ট পাই আছো যি ৰিলেভেণ্ট হ'ব পাৰে সেই হিচাপত মই মানে কুৱেশ্যনখিনি দি আছো। বাট ইফ ইউ গাইজ ৱান্ট কি লাইক এমচিকিউ টাইপৰ যদি এটা পিডিএফ বিচৰা, ঠিক আছে, তোমালোকে যদি বিচৰা এটা পিডিএফ ৰিগাৰ্ডিং আছাম, ঠিক আছে, মই এটা ট্ৰাই কৰিম ষ্টেটিক জিকে। ষ্টেটিক জিকে বেচিকেলি মানে হিষ্ট্ৰী ৰিলেটেডে হয় আছামৰ, ঠিক আছে, কিছুমান ৰিফাইনাৰী সেইবোৰৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। বাট टेल मी इन द कमेंट बॉक्स इफ यू गाइस वांट, ठीक है। मैं अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं एक एमसीक्यू का या एक नॉर्मल ऐसा पीडीएफ असम रिलेटेड आपको आप लोगों के लिए कर दूंगा, ठीक है। बट ये ऐसा लिखा हुआ नहीं होगा, मैं
टाइप करके PDF दे दूंगा, ठीक है, वो वाला. But if you guys want, then I'll give. If you guys don't want, then I'll not go that far. But let's now focus in this part, ठीक है. So major tribal uprisings. So इंडिया में आपको पता होगा कि बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, ठीक है, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में. So with Assam literature and culture, ठीक है. Okay, Prerna, let's see. এইটো কৰি লওঁ. I'll try to provide you, ঠিক है. যদি দিওঁ মই আপোনালোকক গ্ৰুপতে পাই যাব, ঠিক আছে. বাট অলপ টাইম দিব লাগিব কাৰণ এই কোৰ্চটো ফিনিছ কৰিব লাগিব. তো তাৰ মাজতে কাৰণ এতিয়া ইচ্ছা কৰিলেতো বহুতখিনি বেলেগ বেলেগ জোৰটোৰ পৰা জিটি উঠাই দিব পাৰোঁ, বাট সেইটো মানে তোমাৰ কাৰণে অভাৰৱেলমিং হৈ যাব, কোনটো কৰোঁ কোনটো নকৰোঁ. চ' আইল ট্ৰাই টু লাইক বেছি ডাঙৰ নবনাওঁ, বাট যিমানখিনি মানে একদম মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইটো টাইপৰে মানে শ্বৰ্টকৈ যাতে তোমালোকৰ পঢ়িবৰ কাৰণে ইজি হয়, কাৰণ এতিয়া টাইমটো কম আছে, ৰাইট. চ' only those things which are most important from the exam point of view, ঠিক আছে. চ' সেইখিনি মই প্ৰভাইড কৰিম. এনে তোমালোকক মানে একদম লম্বা লম্বা PDF দি ব'ৰ নকৰোঁ, ঠিক আছে. I'll try to make it short and sweet for you, ठीक है. So guys, let's now focus to this topic. हम लोग का जो मेजर ट्राइबल अपराइजिंग्स है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं खासी अपराइजिंग. सो एज आई वाज सेइंग दिस, तो ब्रिटिश लोग जो हम लोग का इंडिया में एक्सपांड कर रहे थे, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो ट्राइबल लोग था वो लोग तो ऐसे जंगल वगैरह में रहते थे, ठीक है. तो यहाँ पे जो उड़ीसा, फिर झारखंड, इस साइड में जो संथाल ट्राइब्स रहता था, फिर हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारा ट्राइब है, जैसे साउथ इंडिया में भी गोंड ट्राइब, हिल ट्राइब, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के ट्राइब्स रहता था, ठीक है. और ब्रिटिश लोग क्या करते थे, जब ये लोग मतलब कोई भी जगह पे रूल करते थे, ठीक है, जब ये लोग को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का वो लोग को 1765 में जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, उस लोगों को वो लोग को क्या मिला था, दीवानी राइट्स मिला था, ठीक है. कहाँ का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का मिला था, ठीक है, इन तीनों एरिया का मिला था. उसके बाद वो लोगों ने बहुत मतलब स्पीड से रैपिड एक्सपेंशन किया था, ठीक है. पूरा वो लोग जो ये सब, तो ट्राइबल लोगों को अपना जो ट्राइबल लोगों को मेन क्या है, जल, जमीन और जंगल, ठीक है. जल, जमीन और जंगल, ये तीन चीज ट्राइबल लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो ब्रिटिश लोग क्या करते थे, वो लोग को ट्राइबल एरियाज पे जाके एनक्रोचमेंट करता था, पेड़ वगैरह काट देता था, वो लोग का ट्राइबल लोगों का लाइवलीहुड के साथ खेला करता था, ठीक है. तो इसीलिए ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जगह पे बहुत अलग अलग टाइप का वो लोग ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट हुआ, ठीक है. तो बहुत एक्सप्लोइटेशन भी करते थे ट्राइब्स लोगों का. आपको पता होगा लाइक हम लोग का अभी असम में जो संथाली ट्राइब है, ठीक है, बहुत लोग उसको मतलब टी ट्राइब भी बोलते हैं, बट आई फाइंड इट डीह्यूमनाइजिंग. कोई एक पर्टिकुलर ट्राइब को मतलब एक कमोडिटी के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है. बट आई फाइंड इट नॉट राइट टू कॉल देम टी ट्राइब, ठीक है. आप लोग भी आई डोंट वांट कि आप लोग कोई भी ऐसा आदमी को छा जनगोष्ठी, ठीक है, आई डोंट पर्सनली एग्री विद दैट. सो वो लोग को जो संथाल लोग जो बुलाते हैं, डेफिनेटली हम वैसे ही बुलाने का कोशिश करेंगे, ठीक है. सो वो लोग को क्या करते थे, जो ये छोटा नागपुर प्लेटू एरिया है, ठीक है, जो उड़ीसा ये सब का एरिया से ये लोग को, जो हम लोग को आसाम में जब 1826 में जब टी को डिस्कवर किया गया था, ठीक है, जब टी डिस्कवर किया गया था, तो उसके बाद हम लोग का असम में जो टी प्लांटेशन का मतलब पोटेंशियल देख के बहुत लोगों को यहाँ पे लाया गया था, ठीक है. वही लोग अभी यहाँ पे भी है, सभी लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है. सो बेसिकली क्या हुआ, ऐसे सिमिलरली बहुत लोगों का बहुत अलग अलग जगह पे ऐसा ट्रांसपोर्ट किया गया, ठीक है. बहुत लोगों को इंडिया के बाहर भी भेजा गया माइग्रेंट लेबर के तौर से, बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आवर सिलेबस. तो आपको लिए ये जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्रिटिश लोग क्या करते थे, ट्राइबल लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन करते थे, ठीक है. तो ऑब्वियसली अगर आप एक आदमी को एक हद से ज़्यादा अगर किसी को एक्सप्लोइट करेंगे, तो ऑब्वियसली कभी ना कभी तो गुस्सा आपका रिवोल्ट करेगा. तो सिमिलरली ऑल ओवर इंडिया अलग अलग टाइप का रिविलियंस वगैरह होता है, ठीक है. सो हम लोग अभी देखते हैं. सो हम लोग देखते हैं खासी अपराइजिंग. ये खासी आपका ऑब्वियसली पता होगा कौन सा स्टेट में रहता है गैस, नॉर्थ ईस्ट का खासी ट्राइब्स कौन सा स्टेट में ज़्यादा है? Meghalaya. Yes, Dipsuti. Yes, correct. Dipsuti. And one more thing is, if you guys want, you can also unmute your mic and answer. I can hear you. Okay. Meghalaya. Yes, all of you are correct. So Khasi tribe is basically based in Meghalaya only. So यहाँ पे मेघालय में वो हुआ था, ठीक है. और इसका लीडर का नाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है. लीडर का नाम है तीरथ सिंह, ठीक है. आई होप आपको ये याद रहेगा. अगेन इट वाज अराउंड 1826 एंड 1829, ठीक है. तो ट्रीटी ऑफ यानदाबू साइन हुआ था, उसके बाद ही ये सब, क्योंकि उसके बाद ब्रिटिश लोग ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंशियल हो गए थे हम लोग का नॉर्थ ईस्ट रीजन में, राइट. तो खासी अपराइजिंग का लीडर आपको याद रखना है कि क्या नाम था लीडर का, तीरथ सिंह, ठीक है. उससे ज़्यादा हम लोग को करना भी नहीं है, ठीक है. सो नेक्स्ट रिबेलियन देखते हैं, वो संथाल रिबेलियन, ठीक है. और संथाल रिबेलियन में दो भाई नाम थे, ठीक है. एक का नाम था सीधू, एक का नाम था कान्हू, ठीक है. ये दोनों भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का नाम भी आप याद रखिए. और वन मोर थिंग है, ये संथाल रिबेलियन इट वाज जस्ट बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857 का जस्ट पहले हुआ था, ठीक है. आप लोग यहाँ पे ईयर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 1855 एंड 1856. सो इट वाज जस्ट बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857. आई होप
आप लोग मतलब जब भी ऐसा इंपॉर्टेंट डेट देखे तो आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए, अच्छा ये 1855 में हुआ था, तो मतलब जस्ट इमीडिएटली बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये हुआ था, ठीक है। सो इसमें मैं क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ आपको अभी नेक्स्ट मतलब जब मैं रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ाऊंगा तब ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। तो सांथाल रिवोल्यूशन में आपको ये दोनों भाइयों का नाम याद रखना है क्योंकि बहुत एग्जाम में इन दोनों भाइयों का नाम पूछा गया, सिद्धू कान्या सिद्धू और कानू, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों भाई का नाम आई होप आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे VVIP भी मार्क कर दिया, एक्स्ट्रा भी दिया, सो आई होप यू गेट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, ठीक है। सो मेनली ये कहाँ पे हुआ था, सांथाल जो रिविलन हुआ था, सो उड़ीसा और बिहार रीजन में हुआ था, ठीक है। तो इसको आप लोग जो मुंडा रिविलन है या मुंडा अपराइजिंग है उसके साथ कंफ्यूज मत कीजिए, ठीक है। मुंडा अपराइजिंग काफी बाद में हुआ था, जो लेड बाय श्री बिरसा मुंडा जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस टू, ठीक है। तो कोई लोग सोच रहा है कि संथाल संथाल जो अपराइजिंग या रेबेलियन जो हुआ था वो बिरसा मुंडा जी ने किया था, ठीक है, लेकिन वो अलग है, बिरसा मुंडा ट्राइब, ठीक है। वो बिरसा मुंडा का जो अपराइजिंग था वो 1899 में हुआ था, वो काफी बाद में हुआ था, ठीक है, ऑलमोस्ट अराउंड 45 ईयर्स के बाद में हुआ था, ठीक है। तो दोनों को कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो ये बेसिकली ये भी जो झारखंड का रांची का रीजन है वहाँ पे हुआ था, ठीक है। सो ये तीनों आपको समझ में आ गया गाइस, नाम याद रहेगा। जो आपको खासी अपराइजिंग है वो तीरथ सिंह ने किया था, ठीक है, अराउंड इट वाज अराउंड 1826 एंड 1829 ऐसा उसके बीच में था, ठीक है। फिर संथाल रिबेलियन आपका 1855 1856 विच वाज जस्ट बिफोर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। सो कोई लोग ऐसा सोचता होगा कि लाइक रिवॉल्ट ऑफ 1857 में अचानक से मतलब दूसरों का क्या पता, जिस टाइम पे मैं भी प्रिपरेशन नहीं करता तो मैं भी सोचता था कि जस्ट बिकॉज ऑफ जो उस टाइम पे जो वो पता हो ना एनफील्ड राइफल जो था उस पर मतलब कारतूस पे वहाँ पे पिग और काउ का फैट वो सब यूज करता था, तो वही बहुत लोग सोचते कि वही मेजर रीजन है, ठीक है। बट इट वाज नॉट द केस, वो तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग था, इट्स लाइक ए स्पार्किंग प्लग। मतलब वो एक छोटा सा रीजन था, बट वो मतलब बहुत वो आग आग होता है ना, आग लगाने का मेन रीजन वो था, ठीक है। बट उसके अगेंस्ट भी, अगेंस्ट तो नहीं, मतलब उसके नीचे भी बहुत सारे अलग अलग रिबेलियंस या रिवोल्ट्स उसके मतलब ब्रिटिश के खिलाफ होता रहता था, एंड संथाल रिबेलियन वाज वन ऑफ देम, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग पक गए थे, वो लोग का ब्रिटिश लोग का एक्सप्लोरेटिव पॉलिसीज थे, क्योंकि लोग क्या होता है इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन बहुत होता था पहले, क्या करते थे लोग खेती बाती करते थे, ठीक है, लोगों का जमीन छीन लिया, जमींदारी पॉलिसीज वगैरह हमें आगे में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो फिलहाल ये तीनों मतलब आई थिंक मेजर ट्राइबल अपराइजिंग्स में इस सबसे क्वेश्चन आने का चांसेस है, क्योंकि खासी अपराइजिंग हम लोग का लोकेलिटी में है, ठीक है, मेघालय इज क्लोज टू अस, एंड संथाल रिबेलियन मुंडा अपराइजिंग ये काफ़ी मतलब पॉपुलर है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया, बट इससे भी और ज़्यादा भी है, बट उतना डीप हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि उनका पूछने का चांसेस कम ही है, और ज़्यादा वो होने से आप लोगों का रिविजन में भी प्रॉब्लम होगा। तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। यहाँ पे ट्राइबल अपराइजिंग्स में हम लोगों ने तीन ही देखा, ठीक है, एक है खासी अपराइजिंग, एक है संथाल और तीसरा है मुंडा, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द पिजन प्रिविलेज, ठीक है। तो हम लोग का जो जो खेती बाती करते हैं, जो खेतियों लोग हैं, वो लोग भी रिवोल्ट करता था, तो उस पर एक क्या क्या है हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। संथाल और ये ट्राइबल आप लोग को समझ में आ गया ना गाइस, नाम याद रहेगा कौन कौन सा लीडर था। ओके गाइस, ग्रेट, ठीक है। अभी हम लोग पिजन रिविलर्स भी देखते थे, जो खेतिहर लोग हैं वो लोग भी रिवोल्ट करते थे, उसको देखते थोड़ा। तो फर्स्ट है आपका मोपला रीजन, ठीक है। मोपला अपराइजिंग ये बेसिकली जो केरला रीजन उस टाइम पे हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब मोपला में बाद में भी फिर से रिबेलियंस भी होता है, ठीक है, जो ड्यूरिंग लाइक जब गांधी जी आते हैं उस टाइम भी थोड़ा सा जो मोपला में होता है, तो उस पर थोड़ा सा कम्युनल वो होता है, कम्युनल टेंशन जैसे बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम थोड़ा सा वो है, बट उतना कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये फर्स्ट वाला ही हम लोग के लिए अभी फिलहाल पढ़ते हैं, ठीक है। कि मोपला अपराइजिंग जो बेसिकली कब हुआ था, 1836 से लेके 54 के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये भी कहाँ पे हुआ था, मालाबार रीजन ऑफ केरला, सो नॉर्थ केरला में जो मालाबार रीजन है उस टाइम पे हुआ था, मतलब उस एरिया पे हुआ था केरला में, ठीक है। फिर हम लोग का आसाम में फुलोबुरी धवा, हाउ मेनी ऑफ यू नो इट गाइस, आसाम हिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा, और जो लोग मेरे से पढ़े उनको तो पता ही होगा, राइट। सो फुलोबुरी धवा है, फिर इंडिगो रिवोल्ट है 1859 1856 1868 बंगाल में। फिर आपका जो बाद में फिर से जब गांधी जी आता है फिर से जो होता है चंपारण में होता है, तो वो भी थोड़ा सा अलग है, ठीक है, बट बेसिकली इंडिगो रिवोल्ट है। और पथरुखा अपराइजिंग ये भी हम लोग का आसाम से ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो एग्रीकल्चर लैंड टैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, ठीक है, 70 to 80%, ठीक है। सो कैन यू इमेजिन कैसे अगर आप लोग मतलब साल में अगर लेट्स से 100 kg का कोई प्रोड्यूस करते हैं, 100 kg में से आपको 70 और 80 kg
ब्रिटिश लोगों को देना पड़ता, तो आप 20 केजी से क्या खाएंगे? सो ऑब्वियसली आदमी लोग तो रिवोल्ट करेगा ही, और मतलब इतना एक्सप्लोटेटिव पॉलिसीज है, ठीक है। सो और पोर्टुगल अपराइजिंग को इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इट इज ऑल्सो नोन एज जालियांवाला बाग ऑफ असम, ठीक है। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। 1894 में हुआ था ये, ठीक है, और फुलोगरी था 1861 में। और जो आसाम राइट्स है जो रोंगिया में 1893 में हुआ था, फिर लासीमा में 1894 में, और पोर्टुगल का 1893, इन तीनों को असम राइट्स बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर से बोल दिया, पोर्टुगल इज ऑल्सो नोन एज असम जालियांवाला बाग में से गया, ठीक है। सो गाइस, और रीजन्स फॉर फुलोगरी धमाका क्या क्या रीजन्स था गाइस? तो बेसिकली हम लोग का नोगा रीजन में हुआ था, ठीक है। अगर कोई उस जगह का है तो वो लोग को अच्छे से पता होगा। तो फुलोगरी धमाका का मेन रीजन था गाइस बैन ऑन ओपियम कल्टीवेशन, ठीक है। ओपियम, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस नो ओपियम? देखा है कभी किसी ने? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट। सो इट्स काइंड ऑफ एन ड्रग ओनली, ठीक है। सो इंटॉक्सिकेशन इसका मतलब खेती वगैरह भी करता है, जो आपका म्यांमार और मणिपुर, मिजोरम बॉर्डर उस साइड में मतलब काफी इसका खेती होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये क्या होता था, मतलब बैन कर दिया था ब्रिटिश लोगों ने कि हम लोग का मतलब आदमी लोग संगीत तो हम लोग आदमी लोग उसको कंज्यूम करके पूरा चिल मार के रहता था, ठीक है। तो ब्रिटिश लोग उसको बैन कर दिया। तो वन मोर थिंग, और सबसे फनी है ह्यूमर और टैक्स ऑन तामुल पान, ठीक है। तो आप लोग हम लोग का सभी लोगों का घर पे क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली विलेज में सबका गांव के मतलब जो बाड़ी वगैरह में तो सब क्या बोलते हैं, तामुल और गोस्तु থাকে ना सब घर, ठीक है सर। सो ये पहले भी वैसा ही था। तो तामुल पान का जो बीतलनाथ का ट्रीज है हम लोग का असम में, मोस्ट प्रोबेबली जिन लोगों का विलेज वगैरह पे घर होगा सबके पास वो रहता है, ठीक है। सो उस टाइम पे एक र्यूमर फैल गया कि ब्रिटिश लोग अभी तामुल पान पे भी ज्यादा टैक्स लगाए, तो आदमी लोग पागल हो गया तामुल पान तो टैक्स लगाओ। सो आई होप यू गेट माय पॉइंट, ठीक है। तो उसमें बेसिकली बहुत सारे उसमें वो था, ठीक है। सो उसमें आदमी लोग और लैंड रेवेन्यू तो इंक्रीज कर ही दिया था, ठीक है। तो उसमें काफी गुस्सा हो गया। सो अराउंड 1500 फार्मर्स प्रोटेस्टेड नोगा फॉदर कोर्ट, ठीक है। नोगा का जो फॉदर कोर्ट था वहाँ पे लोगों ने रिवोल्ट करने लगा, और 5 दिन এটা ৰাইজ মেল অৰ্গেনাইজ কৰিছিল, ঠিক আছে, ফুলগুৰিত। So on October 15 and on October 17 एजन लेफ्टिनेंट सिंगर नाমৰ एजन ब्रिटिश व्यक्ति আছিল, ठीक আছে। एजन ही वाज अ लेफ्टिनेंट, तो उनको मतलब भेजा गया था कि टू कंट्रोल दिस, मतलब ये जो राइस मिल है इसको टू मतलब डिस्पर्स करने में उनको भेजा गया था, ठीक है। तो आदमी लोग गुस्सा हो गया, ठीक है। सो सिंगर का वहाँ पे गायक का भी मतलब बैंड बजा दिया वो लोगों ने, ठीक है। सो उसको बहुत बुरी तरह से इसका लिंचिंग हो गया था लेफ्टिनेंट सिंगर का। तो ही वाज किल्ड। तो आपको पूछा जा सकता है लेफ्टिनेंट सिंगर वाज किल्ड इन व्हिच रिवोल्ट, ठीक है। तो उस टाइम आपको बताना होगा कि ये फुलोगुरी धमाके के टाइम पे हुआ था, ठीक है। तो बस इतना, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, मतलब डेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट है उसको याद रखिए। असम रिवोल्ट का मतलब असम रिविलेंस किसको, असम राइट्स किसको इसको बोला जाता है, आपको स्लाइड में दिया गया है, ठीक है। इसको आप लोग देखेंगे। तो बस लेट्स नाउ मूव ऑन टू द मेन फैक्ट, ठीक है। सो अभी हम लोग का रिवोल्ट ऑफ 1857 पे आते हैं, ठीक है। सो अभी जो मैंने जितना भी रिवोल्ट पढ़ा है, तो आपको एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया होगा कि जब मतलब ब्रिटिश लोगों ने जब हम लोग के ऊपर इंडिया में, ठीक है, फिर से एक मैप बना रहा हूँ, ठीक है। और ट्राई टू थोड़ा सा अच्छा करने का कोशिश करता हूँ मैं इस बार, ठीक है। ऐसे बहुत खराब मैप बनता है मेरा। लेट्स ट्राई टू मेक इट गुड दिस टाइम। तो ब्रिटिश लोगों ने, ठीक है, अभी हम लोग इंडिया का ये प्रेजेंट वाला मैप ही बना दिया है आप लोग के ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश लोगों ने कलकत्ता पे अपना वो दबदबा कायम किया, ठीक है। फिर उन लोगों ने जो मराठा एम्पायर था, ठीक है, जो मराठा एम्पायर था उसको भी मोस्ट प्रोबेबली काबू कर ही लिया था, ठीक है। 1820 तक आके मराठा लोगों का भी वो काबू हो गया था, ठीक है। जो लास्ट वाला था उसको हटा दिया था। फिर जो यहाँ पे हम लोग का असम में 1826 ये सब में जब ट्रीटी ऑफ यांदाबू हुआ था, उसके बाद में 1838 तक पूरा ऑल ओवर अपर असम वगैरह भी ब्रिटिश लोगों का कंट्रोल में आ गया था, राइट। तो ये सब आपको विजुअलाइजेशन इसलिए करा रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से फैक्ट समझ में आए, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था जो नीचे आपका जो होगा ना, जो मैसूर एरिया था उसमें भी था, और कार्नेटिक वार्स जो था वो सब भी ब्रिटिश ने जीत लिया था, ठीक है। जो बैटल ऑफ वांडी वाश, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? इसमें फ्रेंच लोगों का बाजा बजा रहे थे, ठीक है। फ्रेंच लोग हार गए थे और फाइनली ब्रिटिश लोग इसको कब्जा कर रहे थे, ठीक है। सो फिर निजाम लोगों को भी ब्रिटिश लोगों ने कंट्रोल किया था। और लास्ट में हम लोगों ने देखा जो सिख एम्पायर था, ठीक है, जो सिख महाराजा रणजीत सिंह का सिख एम्पायर था उस पर भी ब्रिटिश लोगों का कब्जा हो गया था, ठीक है। सो बेसिकली ऑल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ब्रिटिश लोगों ने राज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ब्रिटिश इन द सेंस ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, ठीक है। सो
बिफोर 1857 तो पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई डायरेक्टली रूल नहीं था। सो जिन लोगों ने पॉलिटी पढ़ा है वो लोग आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे ना। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 वगैरह आया। फिर जो भी मैं बोल रहा हूँ अभी यहाँ पे, सो मेन रीजंस क्या थे, ठीक है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि यहाँ पे ट्राइबल अपराइजिंग्स वगैरह हुआ, ठीक है, यहाँ पे हुआ, फिर खासी रिबेलियन यहाँ पे हुआ, संथाल मुंडा ये सब हुआ, ठीक है। तो अलग अलग जहाँ पे, यहाँ पे मोपला, केरला एरिया में मोपला लोगों ने वो किया। फिर बंगाल में आपका इंडिगो कल्टीवेशन को लेके ये सब करो। तो ऑल ओवर इंडिया, तो बेसिकली ऑल आई एम ट्राइंग टू से जितना भी पूरा इंडिया में ब्रिटिश लोगों का पॉलिसी से खुश नहीं था, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर कोई आदमी 70 to 80% अगर टैक्स लगाएगा, ठीक है, अगर आप साल में 100 केजी अनाज उगाते हैं, उसके अगर 70-80 केजी ब्रिटिश लोगों को देना होगा, ऊपर से इतना मतलब अलग अलग टैक्सेस वगैरह है, तो वो लोग मतलब ओवर ओवर वो लोग बहुत ज़्यादा करप्शन भी करते थे, ठीक है। तो कंपनी का आदमी लोग आपको पता होगा 1773 में बहुत ज़्यादा करप्शन करता था, फिर उसके लिए वो लोग के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये सब वगैरह लाया गया, ठीक है। सो बेसिकली द मेन आइडिया हियर इज कि ये लोग जो करता था पूरा इंडिया में, क्या करता था, एक्सप्लॉइटेशन ही करता था, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ऑल ओवर द सेक्शंस ऑफ मतलब अलग अलग सेक्शंस ब्रिटिश लोगों से काफ़ी गुस्सा थे, ठीक है। सो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये एक गलत फहमी ना रहे कि ओनली बिकॉज ऑफ ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ एनफील्ड राइफल ये हुआ, ऐसा रीज़न नहीं है, ठीक है। ओनली बिकॉज ऑफ एनफील्ड राइफल नहीं हुआ था। ऑब्वियसली इट वाज वन ऑफ द रीजन एंड परहैप्स द मोस्ट, मतलब जो टिपिंग ऑफ द आइसबर्ग बोलते हैं ना, जो सबसे मतलब जो स्पार्क प्लग वो करने का जो वो था, सबको यूनाइट करने का एक फैक्टर था। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके लिए ही लोगों ने रिवोल्ट किया, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जगह जगह में किसान लोग गुस्सा था। आपको पता होगा रिवोल्ट ऑफ 1857 में हम लोग का असम से दो जो मनीराम देवान है, ठीक है, जो मनीराम देवान और पियोली बोरुआ, ये लोग भी शहीद हो गए थे, ठीक है। तो ये लोग भी शहीद हो गए थे। ये लोग भी ग्रैंड प्लान कर रहा था कि 1857 में ऐसा करेगा, तो वो लोग भी हम लोग असम में ऐसा करेगा। बट हालांकि वो लोग पकड़ा गया और असम में इतना कुछ ग्रैंड नहीं हो सका, बट अलग अलग जगह पे हुआ था, ठीक है। सो 1857 में जो अलग अलग रीजन्स था, क्योंकि पीजेंट्स लोग काफ़ी गुस्सा थे, ठीक है, ट्राइबल लोग गुस्सा थे, और जो जो राजा महाराजा था, ठीक है, जिन लोगों का सब्सिडरी अलायंस साइंस करे, बाद में तो वो लोग को स्कैम का बारे में पता चला ना, ये सब सब्सिडरी अलायंस के नाम पे हम लोगों से वो लोग का आर्मी वगैरह को खुद से मतलब फ्री में खाना खिला रहे हैं, और हम लोगों के कोर्ट में ही वो लोग का आर्मी बिठा के रख दिया। अभी प्राइवेसी का मतलब टाटा बाय बाय, कंपनी के खिलाफ कुछ बोल भी ना सकूँ, कुछ बोलूंगा तो ये जाके डायरेक्ट उसको बोल देगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो प्रिंसली स्टेट्स वगैरह का जो सब था, सभी गुस्सा थे। फिर मेन जो था, जो ब्रिटिश लोगों का मेन जो बैकबोन था, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आर्मी था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आर्मी था, उसमें बेसिकली मेजोरिटी ऑफ द 70 to 80% हम लोग का इंडियंस ही था, ठीक है। तो इंडियंस के बलबूते पे ये लोगों ने वार वगैरह जीता। तो बेसिकली हम लोग का क्या हुआ, इट वाज इंडियंस फाइटिंग अगेंस्ट इंडियंस, ठीक है। मराठा लोग मैसूर के साथ फाइट कर रहे थे, निजाम लोग इसके साथ, तो हम लोग का वो लोग का कितना था, 10-12 सोल्जर होता होगा, उसके अगेंस्ट में हम लोग का इंडिया का काफी ज्यादा सोल्जर, ठीक है। एक मतलब होता है ना खुद के खिलाफ खुद ही फाइट करना, ऐसा टाइप का था, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये 1857 का बैकड्रॉप पता चल गया होगा, मतलब क्या क्या वो हो रहा था, ठीक है। मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप जो होता है ना, टेक्टिकली जैसे होता है, जो पूरा आपको समझा दिया, ठीक है। पहले ब्रिटिश लोगों ने 57 प्लासी वगैरह किया, फिर ऐसा ऐसा करके पूरा ऑल ओवर इंडिया वो लोगों ने कब्जा किया। कब्जा करने का ऐसा कोई नहीं था कि वो लोग पूरा अच्छा रूल करेंगे, सबको लोगों को फ्रीडम देंगे, ये सब देंगे, उल्टा वो लोगों के ऊपर एक्सप्लोरेशन करने लगे। सो सब लोग गुस्सा भी हो गए थे। सो दैट इज वाई sparked by, मैंने यहाँ पे लिखा है, sparked by the introduction of Enfield rifles. So I don't think I have to explain this point again, कि लोगों को पता होगा कि वहाँ पे जो काउ और पिग का फैट है, ठीक है, तो वो सब यूज किया गया, ऐसा था, वो सब था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्मी जो मंगल पांडे था, सो सभी लोग गुस्सा हो गए, तो वो सब था यहाँ पे। सो ये सब तो सबको पता है गाइस, गिव मी थम्स अप, क्योंकि ताकि मुझे भी पता चले वेदर यू नो दिस और नॉट, ठीक है। ओके, तो ये सब बेसिक रीजन है, सबको पता है। नाउ आज मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि इट वाज नॉट द ओनली रीजन, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का गलतफहमी होता है। सो वो था रिवोल्ट बिगन एट द मीरठ, ठीक है। मीरठ जो है तो दिल्ली से थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ एरिया में है। सो मीरठ में स्टार्ट हुआ था May 10, 1857 को, ठीक है। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेरे यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये मीरठ में स्टार्ट हुआ था May 10, 1857 को। और जो सिपाही लोग थे, ठीक है, जो सिपाही लोग थे वो दिल्ली को तो मार्च करके आए, ठीक है। वो
सो ये लोग सिपाही लोग था, ठीक है, जो मीरठ से निकला था May 10, 1857 को। ये डेट भी इम्पोर्टेंट है और ये जगह भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो गया था। आई होप इसको आप लोग मार्क करके रखेंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये सिपाही लोग था, वो दिल्ली से स्टार्ट मतलब दिल्ली पहुंच गया May 11 को। नेक्स्ट डे May 10 तारीख का मई को निकला था और 11 मई को ये लोग पहुंच गया था दिल्ली में, ठीक है। फिर दिल्ली में जाके बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल एम्पायर था, उसका मतलब कुछ पावर ही नहीं था, ठीक है। वो अपना मतलब सिर्फ जाओ जो था वहाँ पे बैठा रहता था, उसका मतलब कोई, क्योंकि उस टाइम तक आपको पता होगा 1707 से जो मुगल्स लोगों का डिक्लाइन हुआ 1857 तक, ठीक है। तो पूरा हालत खराब हो गया था। आपको लेटर मुगल्स के बारे में सब पता है, रंगीला वंगीला सबका नियत कैसा था, यू ऑल नो, ठीक है। तो कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं है औरंगजेब के बाद, ठीक है। तो इसीलिए जो लास्ट वाला था मतलब ये भी मतलब काफी वीक ही था, उसके पास कुछ उतना पावर नहीं था। लेकिन जब सिपाही लोग पूरा दिल्ली में मार्च करके आए, ठीक है, मतलब सुबह सुबह उठा होगा, नॉर्मल दिन है, चिल मारते, तो अचानक से उसको पता चलता है ये सब बगावत हो रहा है। तो आपको मतलब जो रिवोल्ट होगा, रिवोल्ट का आपको मेन पूरा इंडिया का बादशाह बना दिया जाएगा, ठीक है। ही वाज मेड द सिंबॉलिक है, ठीक है। तो इंडिया का एम्पायर ऑफ इंडिया बना रहे, तो वो मतलब अरे वो सोचता है ये कब हुआ ठीक है। तो उसको भी मतलब कुछ उतना आइडिया नहीं था, बट क्योंकि अभी सिपाही लोग भी आगे थे और वो भी मतलब क्या करे, अभी सिपाही लोग को तो मतलब मना भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना सारा रिवोल्ट करने आए। अभी मैं मना कर दूं तो क्या पता मेरा ही गेम बजा है। तो वो भी मतलब उसको पता था कि अगर ब्रिटिश लोगों को पता चल गया कि बहादुर शाह जफर इसके मतलब सिपाही लोगों के साथ मिल गया, तो ब्रिटिश लोग उसको मतलब ऑब्वियसली निकाल ही देगा, ठीक है। तो ये उसका अलग सिचुएशन था कि आगे कुआ पीछे खाई, तो वो क्या करेगा। तो ऑब्वियसली he had no choice but he supported the sepoys। तो वो लोग का मतलब जो एम्पायर ऑफ इंडिया उसको मतलब वो होता है ना, घोषित किया गया, he was announced कि became the emperor of India ऐसा बोला गया। और हम लोग का क्योंकि कोई भी एक रिवोल्ट वगैरह हो तो किसी भी उस पर क्या होता है, एक हेड होना जरूरी है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट जो लीडर है वो होना जरूरी है, नहीं तो जो पब्लिक होता है, ठीक है, जो भीड़ भाड़ होता है, तो उसका भीड़ का कोई भी मतलब सिर पैर नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप अभी बांग्लादेश का जो सिचुएशन है उस पर देखेंगे, ठीक है, तो उस पर बेसिकली इट वाज काइंड ऑफ ए लीडरलेस मूवमेंट, ठीक है। क्योंकि ऑन टॉप जो पब्लिकली कोई ऐसा लीडर नहीं था, ठीक है, बट बिहाइंड द बैक, ठीक है, सो बैक में बहुत सारा ऐसा रेडिकलिस्ट फोर्सेस है जिन लोगों ने जो स्टूडेंट मूवमेंट था जेन्युइन वाला, उसको हाईजैक करके ऐसा कम्युनल टेंशन वगैरह भी हो गया वहाँ पे। तो सम ऑफ यू इफ यू सी लाइक अगर कोई भी ऐसा भीड़ भाड़ में राइट्स, तो शेख हसीना का घर में जो सब हुआ, ठीक है, जो उसका मतलब अंडर गारमेंट्स वगैरह को लेके आए, सो यू कैन सी हाउ इट इज अ फॉल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। सो अगर कोई पूछे, ठीक है, इस भीड़ लोगों का मतलब कोई भी, इट्स नॉट लाइक इन बांग्लादेश ओनली, ठीक है, हम लोग का इंडिया में भी अगर आप देखें कोई भी किसी भी जगह पे अगर दंगा वगैरह होता है, ठीक है, तो आदमी लोग अपना हाथ धोने पहुंच जाते हैं, ठीक है। कोई घर पे गुस्सा है इसको जाके मारो, ठीक है, कोई भी रास्ते में पकड़ा गया उसको मारो, तो सभी उसी का चक्कर में रहते हैं। एंड मेन थिंग इज जो ये भीड़ भाड़ होता है उसका कोई एक मतलब हाथ पैर नहीं होता है, ठीक है, कोई एक ऐसा लीडर वगैरह अगर नहीं होता है तो वो लोग जो मन में आए वो सभी करता रहता है। तो बांग्लादेश में भी आर्मी लोगों ने सबको खुला मतलब वो दे दिया था, छूट दे दिया था, जो करना है करो, कोई इशू नहीं। तो इसीलिए उसका वो सिचुएशन था, ठीक है। तो सिमिलरली तो हम लोग का जो इफ यू लुक एट द रिवोल्ट ऑफ 1852, तो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कि एक सिंबॉलिक हेड होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम मतलब एज ए हेड मान सके। तो इसीलिए उस टाइम पे जो मेन रूलर था, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता होगा मराठा लोग 1800s के बाद 1820s के बाद कोई ऐसा मराठा प्रोमिनेंट रूलर नहीं लिखा, कोई ऐसा था ही नहीं। तो दिल्ली में जो एम्पायर था बहादुर शाह जफर, इनको ही सिंबॉलिक हेड बनाया गया। सो आर वी क्लियर ऑन दिस गाइस? गिव मी अ थम्स अप। ओके, ग्रेट, ठीक है। सो ये था बहादुर शाह जफर को सिंबॉलिक हेड बनाया गया। और इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट है कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मीरठ से स्टार्ट हुआ था, कौन सा तारीख को स्टार्ट हुआ था, May 10, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। स्टॉर्म सेंटर्स एंड लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट, तो जो अलग अलग जगह पे कहाँ रिवोल्ट हुआ, क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसा नहीं था ना, व्हाट्सएप फेसबुक नहीं था या मोबाइल फोन तो था ही नहीं कि अच्छा भाई हम लोगों ने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया तुम भी वहां से करो, ठीक है। तो ऐसा तो कोई से कम्युनिकेशन था नहीं, तो काफी टूटा फूटा सा हम लोग का ये मतलब रिवोल्ट था, ठीक है। तो बट अलग अलग जगह से जो दिल्ली में, ठीक है, जो जनरल बख्त खान है, ये जो बहादुर शाह जफर का ये था, ठीक है, आर्मी लीडर था, मेन ये कमांडर था। तो बहादुर जो दिल्ली में, क्योंकि ऑब्वियसली अभी बहादुर शाह जफर इतना बुरा हो गया तो खुद तो मतलब लड़ने नहीं जाएगा ना, अपना आर्मी कमांडर को ही भेजेगा। तो इस पे दिल्ली में जनरल बख्त खान था। फिर कानपुर में नाना साहेब था, तो ये भी जो मतलब आई थिंक बाजीराव टू का एडॉप्टेड सन टाइप का था, ठीक है। तो इसको मतलब ब्रिटिश लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये पेशवा ये सब बनेगा। तो नाना साहेब भी ब्रिटिश लोगों के खिलाफ कानपुर से वो किया। फिर लखनऊ से बेगम हजरत महल ने लीड किया। तो मैं ये सब क्या बता रहा हूँ कि अलग अलग जगह से, ठीक है, दिल्ली में इसने किया, लखनऊ में इसने किया, कानपुर में इसने किया। तो अलग अलग जगह पे कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सा लीडर था, ठीक है। तो बरेली में खान बहादुर खान था,
बिहार में आपका कुंवर सिंह था, और झांसी में आपका रानी लक्ष्मीबाई था, ठीक है। तो ये सब को आपको पता ही होगा, रानी लक्ष्मीबाई, अगर आपने इन लोगों का नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि बट आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ एटलीस्ट रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सबने सुना होगा, ठीक है, इतना तो पता है सबको। बट सैडली इनका एग्जाम में नाम तो नहीं पूछेगा, क्योंकि सबको ऑब्वियसली ये पता है। बट यहाँ पे जितना मैंने यहाँ पे टिक मार्क किया गया, सो आई वांट यू गाइस टू मतलब इसको मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। तो इसको याद करेंगे तो क्या पता क्वेश्चंस आए तो आपके लिए हो जाए, बट चांसेस तो कम है। बट स्टिल दे माइट आस्क कि लाइक ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 कानपुर में किसने लीड किया, ठीक है। तो आपको उस टाइम याद होना चाहिए कानपुर में नाना साहब ने लीड किया था, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, 4-5 ही है, तो आई होप आपको इसको याद रखेंगे, ठीक है। और इस पर पढ़ने का भी उतना कुछ वो नहीं है, सिर्फ नाम ही है, ठीक है, क्योंकि अभी तो हम उस पर डीपली उतना नहीं जाएंगे। सो बट यहाँ पे मेन थिंग क्या है, रिवोल्ट को सप्रेस किया जाता है, ठीक है। एंड दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड बाय ब्रिटिश ऑन सितंबर 20, 1857। सो मई महीने में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और बाई जून जुलाई अगस्त सितंबर आते आते ब्रिटिश लोगों ने दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया था, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग का मेन जो प्रॉब्लम था, ठीक है, जो रिवोल्ट में प्रॉब्लम क्या था, इसमें अगर आप देखेंगे तो पूरा जो सब सेक्शंस ऑफ सोसाइटी होता है, ठीक है, जो मिडिल क्लास लोग है, सो मिडिल क्लास लोग है, जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंस है, ठीक है, इंटेलिजेंस है, तो मिडिल क्लास के आदमी लोग इस रिवोल्ट में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किए थे, ठीक है। सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, बट मिडिल क्लास पीपल डिड नॉट सपोर्ट दिस रिबेलियन, ओके। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को मिडिल क्लास ने सपोर्ट नहीं किया था। इसका रीजन ये है कि डेथ वो लोगों ने सोचा था कि ब्रिटिश लोग इंडिया के लिए भलाई के लिए है, ठीक है, इंडिया का भलाई के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर राजा महाराजा में तो वो सब अंदर में रहेंगे तो राजा आपका मन से ही वो सब करेगा जो है। लेकिन जो मिडिल क्लास था, ठीक है, जो लोग अभी नया नया रिच बन रहे थे, ठीक है, उनमें से बहुत लोग बाद में यूरोप या ब्रिटेन में जाके पढ़ाई भी करते, ठीक है। फिर आके वो लोग से मिडिल क्लास इंटेलिजेंस है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है 1850, जो 1885 में बनता है। बट मेन थिंग इज आपको ये जानना जरूरी है कि मिडिल क्लास लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था, फिर बहुत सारा प्रिंसली स्टेट्स ने भी इसका सपोर्ट नहीं किया था। और मेन रीजन इस रिवोल्ट का फेलियर का है कि कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन नहीं था, ठीक है, जो जहां से जो हो सके वैसा रिवोल्ट किया, ठीक है। मतलब इसका कोई ऐसा प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं था, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी नहीं था, कि हम लोग को रिवोल्ट करना, ठीक है, ऐसा टाइप का था। बट बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स जो रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया, और बाद में ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है तो वो लोगों ने देखा कि कंपनी अभी मतलब क्योंकि ये रिवोल्ट इवन दो बहुत लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है, all sections of the society did not participated in it, but still हम लोग इतना पता है कि इस रिवोल्ट ने जो ब्रिटिश एम्पायर है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको पूरा हिला के रख दिया था, ठीक है। वो लोग काफी हालत खराब हो गया था, मतलब बाल बचते हुए वो लोगों ने वो किया। बट इफ यू गाइस सी दिस मूवी, ठीक है, जो आमिर खान का जो मूवी था मंगल पांडे, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा मंगल पांडे, ठीक है, द राइजिंग मूवी, तो उसमें थोड़ा सा ऐसा आई नो थोड़ा सा फैक्चुअली इनकरेक्ट है मूवी, बट स्टिल अगर आपको बाद में देखना है तो देख सकते हैं। तो उसको भी देखने से पता चला कि थोड़ा थोड़ा जब वो लोग इंटरसेप्ट करते, ठीक है, जब सिपाही लोग इधर से उधर जाते हैं तो वो लोग इंटरसेप्ट करते हैं, वो लोग को जाके पता चलता है, ठीक है, कि ऐसा ऐसा होने वाला है। बट वो लोग काफी मतलब होता है ना, बाल बच के ऐसे टाइप का हुआ था सिचुएशन, तो वो लोग दे डिड नॉट वांट टू टेक एनी चांसेस, ठीक है। और आपको पता होगा जब 1833 तक आते रहते हम लोग का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, ठीक है, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल दे दिया गया था, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल एक्टिविटीज था वो सब भी खत्म कर दिया था, ठीक है। तो 1853 में आपको पता है जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1853 आया, ठीक है, तो उसमें क्या किया गया था गाइस, जो कंपनी का जो लाइसेंस होता है जो हर 20 ईयर्स तक एक्सटेंड किया जाता है, उसको एक्सटेंड नहीं किया गया, ठीक है, इंडेफिनिटली बोल गया। इंडेफिनिटली मतलब किसी भी टाइम पे कंपनी का लाइसेंस खत्म कर दिया सकते हैं, ठीक है। लेट्स से 1853 से 1 साल बाद भी किया जा सकता है या 100 ईयर्स बाद भी किया जा सकता है। तो डेफिनेट कोई ऐसा एक्सटेंशन नहीं दिया था कंपनी को, तो वो लोग को चांस भी मिला कंपनी को हटाने को। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन लोगों ने बोला अभी से इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं करेगा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली इंडिया में रूल करेगा, ठीक है। सो उसमें ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश क्राउन का जो हम लोग का इंडिया में क्या है, रिपब्लिक है, हम लोग का मेन हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है। तो ब्रिटिश का उस टाइम पे हेड ऑफ द स्टेट था जो क्वीन था, ठीक है। तो उसके वहाँ पे कंपनी से मेन पावर कहाँ पे गया, क्वीन के पास गया, ठीक है। क्वीन मतलब जो ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है वो लोग के पास ही चला गया, ठीक है। तो क्वीन विक्टोरिया था, एम्परर लिखा है इसका, एम्प्रेस बोला जाएगा, ठीक है। The act proclaimed that Queen Victoria as the Empress of India. So Queen Victoria को इंडिया का एम्प्रेस बोला गया, ठीक। और जितना भी प्रिंसली स्टेट्स था सबको बोला गया कि तुम लोग क्वीन विक्टोरिया के अंदर में आते हो, ठीक है।
सो इतना समझ में आ गया गाइस, ईस्ट इंडिया कंपनी को एबोलिश कर दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को पास कर दिया गया, ठीक है, पास किया था। और कंपनी से पावर किसके पास आ गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ गया, ठीक है। सो इन लोग का जो मेन रानी था क्वीन विक्टोरिया, उसके पास हो गया था, ठीक है। सो नेचर ऑफ रिवोल्ट, कौन कौन लोगों ने रिवोल्ट को कैसे कैसे क्या क्या बोला उसको हम लोग देखेंगे। जो इंडियन हिस्टोरियन है, ठीक है, आरसी मजुमदार नाम का काफी फेमस हिस्टोरियन है, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री का। तो आई ऑल्सो फॉलो हिज बुक। तो एंशियंट इंडिया का काफी अच्छा बुक लिखा है उन्होंने भी, काफी। अगर बाद में टाइम हो तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा कभी। तो उन्होंने क्या बोला था? इट वॉज नीदर द फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को काफी पेसिमिस्टिकली बोल देते थे, ठीक है। ही सेज कि ये फर्स्ट नहीं था। फर्स्ट कैसे नहीं था? हम लोग को पता है फर्स्ट रिवोल्ट नहीं था क्योंकि इससे पहले भी सांथाल अपराइजिंग्स वगैरह 1855 में हुआ। फिर हम लोग का जो अलग अलग अपराइजिंग्स अलग अलग में खासी वगैरह 1829 में हुआ। तो ऑब्वियसली इट वाज नॉट द फर्स्ट अपराइजिंग, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, फर्स्ट वाला क्यों नहीं हुआ, नॉट नेशनल। आपको पता होगा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 पूरा ऑल ओवर इंडिया में नहीं हुआ था, ठीक है। मेनली नॉर्थ इंडिया में ज्यादा हुआ था, जो दिल्ली, कानपुर। इफ यू सी दिस लिस्ट, ठीक है, आपको यहाँ पे जो साउथ इंडिया या इधर का एरिया ज्यादा नहीं दिखेगा, मोस्टली ये सब नॉर्थ इंडिया का प्लेसेस ही दिखेगा, ठीक है। तो ये पूरा नेशनल लेवल पे नहीं हुआ था, ठीक है। नॉट नेशनल, ये भी आपको क्लियर हो गया। नॉर वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये इंडिपेंडेंस का वार नहीं था, क्योंकि आफ्टर दिस रिवोल्ट लोग क्या सोचते थे कि फिर से जो बहादुर शाह जफर है मुगल एम्पायर, तो उसको भी वो करें। तो कोई ऐसा इंडिपेंडेंस का वार नहीं था, ठीक है। सो आरसी मजूमदार ये कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया गाइस उन्होंने क्या बोला था। गिव मी थम्स अप इफ यू गाइस आर क्लियर ऑन दिस। ओके ग्रेट, ठीक है। फिर वीडी सावरकर जी है, तो उन्होंने बोला था इट वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। उन्होंने ये बोला था। फिर डॉक्टर के दत्ता, सो इसने बोला इट वाज नेवर ऑल इंडिया इन कैरेक्टर बट वाज लोकलाइज्ड एंड पोरली ऑर्गेनाइज्ड। तो इन्होंने भी सही बोला, ऑल इंडिया में कैरेक्टर नहीं था, मतलब ऑल इंडिया इन कैरेक्टर, ठीक है। पूरा इंडिया ने इसको पार्टिसिपेट नहीं किया था, बेसिकली लोकलाइज था, कुछ कुछ जगह पे ही था, और प्योरली ऑर्गेनाइज थे। तो हम सभी मतलब वो एक्सेप्ट कर सकते कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ। अगर होता तो 1857 में ही हम लोग को शायद आज़ादी मिल जाता था, ठीक है। सो फिर कुछ कुछ मतलब जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस है या ब्रिटिश थिंकर्स है, वो लोगों ने बोला इट वॉज मियरली ए सिपॉय म्यूटिनी, ठीक है। वो लोग इसको डाउन प्ले करना चाहते थे, वो लोग ऐसा बोलना नहीं चाहते थे कि पूरा जो इंडिया का अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी लोग हैं इस पे पार्ट लिया, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना चाहते। उन लोगों ने बोला सिर्फ कुछ कुछ सिपाही लोग हैं, उन लोगों ने बगावत कर दिया, ठीक है। कुछ कुछ सिपाही लोगों ने म्यूटिनी कर दिया, सिर्फ सिपाही लोगों का म्यूटिनी ऐसा था, क्योंकि वो लोग खुश नहीं थे। बट दिस इज नॉट ट्रू, कि हम लोगों ने देखा कि अलग अलग ट्राइबल्स पीजेंट्स लोग भी इससे काफी नाखुश थे। सो ब्रिटिश लोग इसको मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857 वो लोग नहीं बोलेंगे। आज भी अगर तुम वो लोग ब्रिटिश हिस्टोरियन का कोई ऐसा वर्क लोगे, ठीक है, या कुछ भी बुक वगैरह पढ़ोगे, तो उस पर वो लोग ऐसा मेंशन नहीं करेंगे इट वाज रिवोल्ट ऑफ 1857। वो लोग हमेशा इसको सिपाही म्यूटिनी ही बोलते, ठीक है। सिपाही लोग ने बगावत किया, वही बोलते हैं कि वो एजेंडा, वो पॉइंट ऑफ व्यू वो लोग को सूट कर जाए। फिर टीआर होम्स ने बोला एक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबारिज्म, ठीक है। तो वो लोग क्या बोलता था, जो ब्रिटिश का जो क्रिश्चियन इवेंजलिज्म है, ठीक है, जो क्रिश्चियनिटी है वो एज ए सिविलाइज थे, ठीक है, कंपेयर टू दे हम लोग का जो इंडिजिनियस फेथ है, ठीक है, जैसे हिंदुइज्म, मुस्लिम, इस्लामिक वगैरह हुआ, तो इसको बारबारिज्म बोलते थे, ठीक है। सो इट वाज उन लोगों ने, टीआर होम्स ने कैसे इसको एक कम्युनल एंगल देने का ट्राई किया, ठीक है। क्योंकि मेनली क्या था इसमें, हम लोग जो ब्रिटिशर्स इंग्लिश लोगों के खिलाफ था, और इंग्लिश लोग तो ऐसा नहीं कि कोई ऐसा इंग्लिश ऐसा हिंदू वगैरह होगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं था। मोस्टली दे वर क्रिश्चियंस ओनली, हालांकि एक आध एक्सेप्शन निकल सकते हैं, बट ही ट्राइड टू गिव इट ए कम्युनल पिक्चर, ठीक है, ऐसे कम्युनली पेंट करने की कोशिश किया। क्योंकि इस पे क्या हुआ, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 ने आपका जो हिंदुइज्म, हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ आके पूरा अगेंस्ट ब्रिटिश लोगों के खिलाफ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आ गया था, ठीक है। सो इफ यू सी, सो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो भी ब्रिटिश लोग पॉलिसी लाएगा, ठीक है, उसमें वो लोग हमेशा ट्राई करेंगे कि जो हिंदू और मुस्लिम है दोनों के बीच में एक डिवाइड क्रिएट करने का हमेशा कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये जाके मतलब बाद में इतना टॉक्सिक हो जाता है कि बंगाल का 1905 में पार्टीशन हो जाता है, और फाइनली हम लोग का जो इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, जो 1947 में हम लोग जिसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं, तो हम लोग का देश का 2-3 टुकड़ा कर दिया जाता है, ठीक है। सो दैट्स रियली सैड फॉर अस, बट थिंग्स टर्न आउट व्हाट दे हैड टू। बट जो भी हो, आई होप यू गेट माय पॉइंट कि वो लोगों ने कैसे कैसे वो सब किया। तो टुमारो विल स्टार्ट विद द मॉडर्न नेशनलिज्म पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसमें हम लोग जो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वगैरह देखेंगे, तो फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह भी देखेंगे। सो आई होप गाइस आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा आज का, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिया, और आप लोग इसको रिवाइज भी कीजिए, ठीक है। सो पीडीएफ में आपको आफ्टर दिस क्लास
टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो टुडे विल एंड हियर ओनली, ठीक है, एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। मोस्ट प्रोबेबली गाइस कल क्लास नहीं होगा शायद, ठीक है, क्योंकि मेरा फिर से एक डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है। बट अगर कल क्लास होता है तो मैं कल रात को लूंगा, ठीक है। आई विल नोटिफाई यू, ओके। यस, थैंक यू प्रेरणा, प्रसुरजो, संगीता, दीपज्योति के, ओके। सो आप लोग इसको कीजिए। अगर अभी क्लास नहीं है तो मैं आपको क्वेश्चन वगैरह दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करेंगे, अगर क्लास है तो क्लास कीजिएगा, ठीक है। यस, थैंक यू लिंकन, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, आई विल सी यू गाइस टुमारो, ठीक है, बाय।